फागू और गंगू बाजार से गुजर रहे थे कि तभी गंगूराम ने देखा कि एक स्त्री हाथों में नंगी तलवार लिए एक व्यक्ति का पीछा कर रही है और वह आदमी जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। रात होते ही गंगू ने फागूराम से इस रहस्य पर से पर्दा हटाने की गुजारिश की। तब फागूराम ने उसे यह कहानी सुनाई। गंगा तट पर बसे इस नगर में एक व्यापारी रहता है जिसका नाम है गुरुचरण। अब से कुछ वर्ष पहले गुरुचरण के पिता रामसेन ने उसका विवाह सोनपुर निवासी अपने मित्र की बेटी कमलावती के साथ कर दिया। कमलावती अति सुंदर थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब वह रामसेन के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वह घर की सबसे चहेती बहू बन गई। गुरुचरण अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। संयोग से एक दिन सेठ रामसेन जब गंगा में नौक विहार कर रहे थे तब गंगा के भंवर में नाव फंस गई और भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से गुरुचरण के माता पिता घबरा गए। घबराहट में नौक का किनारा उनके हाथ से छूट गया और ये दोनों गंगा की लहरों में समा गए। गुरुचरण ने उनकी बहुत खोज करवाई किंतु उनका कहीं पता नहीं लगा था। हारकर गुरुचरण ने अपने माता पिता का श्राद्ध कर्म करवाकर सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर दिया। पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार गुरुचरण के कंधों पर आ गया। इस कारण उसकी व्यस्तता बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में वे देर रात तक अपनी दुकान पर रुकने लगे। व्यापार काफी फैला हुआ था सो वह बाहर के राज्यों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगे। इस कारण पत्नी को देने के लिए उसके पास समय का अभाव हो गया। ये स्थिति उसकी पत्नी कमलावती के लिए असहनीय हो गई। कहाँ तो अपने पति से उसका मिलन प्रतिदिन होता था और अब ऐसी हालत हो गई कि दो महीने बाद जब गुरुचरण घर लौटता तो मात्र कुछ ही दिन घर पर ठहर पाता। व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। कमलावती प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और रात को अकेले ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। कमलावती तरुणी थी, उसकी भी कुछ उमंगें थी, कुछ अरमान थे। पति की निकटता पाने की इच्छा उसके मन में भी हर समय रहती थी। अतः जब बहुत व्याकुल रहने लगी तो उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपने मन को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। संयोगवश एक दिन एक चूड़ी वाला उसके यहाँ चूड़ी बेचने आया। वह चूड़ी वाला गबरू जवान था, लंबा चौड़ा, आंखों में सूरमा सफेद कुर्ते में। वह चूड़ी वाले ने कमलावती के मकान के पास आकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो कमलावती बाहर आई। वह मनिहारा पहली ही नजर में कमलावती के मन को भा गया और जब उसने कमलावती का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर यह पूछा कैसन रंग की चूड़ियां पहनाई सेठानी, तो अनायास ही कमलावती के मुंह से निकल गया जैसी चूड़ियां तुम्हें पसंद हों। उस दिन से कैसे उस मनिहारे और कमलावती के बीच संबंध स्थापित हो गए। कमलावती उस मनिहारे से अपनी इच्छा पूर्ति करने लगी। अब उसके स्वभाव में बहुत अधिक परिवर्तन आने लगा था। अब कमलावती फूलों की तरह खिली हुई नजर आने लगी थी। जब चूड़ी के बहाने वह मनिहारा आवश्यकता से अधिक कमलावती के मकान के आसपास चक्कर लगाने लगा तब पड़ोसियों को उनके संबंध पर शक होने लगा और दबी जुबान से यह चर्चा होने लगी कि व्यापारी गुरुचरण की पत्नी और मनिहारे के बीच अवैध संबंध बन गए हैं। एक दिन गुरुचरण लगभग 2 महीने के बाहरी प्रवास के बाद जब घर लौटा तो वह अपने साथ बहुत सारे उपहार लेकर आए, लेकिन कमलावती ने उन उपहारों पर जैसे ध्यान ही नहीं दिया। नहीं वह गुरुचरण के साथ समय बिताने को व्याकुल दिखी। गुरुचरण को शक हुआ कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध तो नहीं हो गए। लेकिन गुरुचरण खुद को काबू कर चुप रहा और कमलावती के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। एक दिन उसने कमलावती से कहा, प्रिये, मुझे दुख है कि मैं अपने व्यापार के सिलसिले में ज्यादातर परदेश में ही रहता हूँ, तुम्हें समय नहीं दे पाता हूँ। कमलावती अचानक बोली, तो क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? हाँ, गुरुचरण ने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है, इस बार मैं जल्दी लौटाऊंगा। ठीक है, कमलावती बोली, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगी, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। इस प्रकार पत्नी को भरोसा देते हुए दूसरे दिन ही व्यापारी गुरुचरण घर से व्यापार करने के बहाने निकल गया, पर वह शहर से बाहर नहीं गया। सारा दिन उसने अपने दोस्त के यहाँ बिताया और रात के 10 बजे होंगे जब वह अपने मकान पर जा पहुंचा।
मकान के पीछे एक ऊंचा आम का दरख्त था। गुरुचरण उस दरख्त पर चढ़कर मकान की छत पर पहुंच गया। दबे पांव वह अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की में बने छेद से उसने जो देखा उससे उसका समूचा जिस्म क्रोध से जल उठा। स्वयं पर संयम बनाए हुए गुरुचरण उनकी बातें सुन रहा था कि तभी कमलावती मनिहारे से बोल पड़ी, अब तुम रोज रात को ही यहाँ आ जाया करो। मेरे पति 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और जितना मैं उन्हें जानती हूँ उन्हें लौटने में कम से कम 2 हफ्ते जरूर लगेंगे। कमलावती की बात सुनकर मनिहारा बोला, देखो सेठानी, मेरे लिए रोज रोज यहाँ आना बहुत ही कठिन होता जा रहा है। मोहल्ले वाले अब हमारे संबंधों पर शक करने लगे हैं। हमारे लिए अब यही उचित होगा कि या तो हम अपने इस रिश्ते को समाप्त कर दें या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पति रूपी कांटा सदैव के लिए मार्ग से हट जाए। कमलावती ने कहा, दूसरा उपाय उचित लगता है, लेकिन इस उपाय को साकार कैसे किया जाए, हम दोनों को इस पर विचार करना होगा। खुद की मौत का षड्यंत्र सुनकर गुरुचरण कुछ ज्यादा देर यह सब नहीं सुन सका। उसने उसी क्षण निर्णय कर लिया कि आज रात ही आर पार की लड़ाई होगी। इससे पहले कि ये दोनों मुझे मार डाले, मुझे इन दोनों में से एक को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए वह अपनी दुकान पर जाकर एक तेज धार खंजर ले आया और वापस आकर दरख्त के सहारे कुछ ही क्षणों में वह छत पर जा बैठा। आधी रात में जब दोनों गहरी नींद में थे, मौका देखकर गुरुचरण अपने कमरे में घुसा और सोते हुए मनिहारी की गर्दन रेत डाली। सुबह जब कमलावती की आंख खुली तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया और ये देखकर वह घबरा गई। उसने सोचा कि यदि लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही उसे फांसी की सजा होगी। इसलिए उसने बहुत सोच विचार कर लाश से पीछा छुड़ाने के लिए उस लाश के कई टुकड़े किए और बोरे में डालकर गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को ले जाकर गंगा में बहा आई। गुरुचरण उस वृक्ष पर चढ़कर यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। ये देखकर उसे इस बात का सुकून तो मिला कि आखिर उसने अपने प्रतिद्वंदी से पीछा छुड़ा लिया है। अब उसकी पत्नी की बारी थी। दिए हुए समय के अनुसार गुरुचरण अपने घर वापस लौटा और अपने साथ कमलावती को देने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लेकर आया। उसने वह सारे उपहार अपने कमरे के बाहर ही रख दिए। खाना पीना खाकर जब पति पत्नी बातें करने बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार ऐसा लगता है मेरे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हो। हाँ, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ आया। तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार देख लो और बोरियों से खोलकर व्यवस्थित ढंग से सजा लो। गुरुचरण की पत्नी बाहर जाकर एक बोरी उठाती है, लेकिन वो उससे नहीं उठती। इस पर वह बोल उठी, ये तो बहुत भारी है, मुझसे उठाए नहीं उठती। ये सुनकर गुरुचरण के मुख से निकल गया, क्या ये बोरी मनिहारी की लाश से भी भारी है जिसे तुम गंगा में बहा आई हो। ये सुनकर कमलावती स्तब्ध रह गई। उसे समझ आ गया कि अब उसका भांडा फूट गया है। उसके पति को उसके और मनिहारी के प्रेम और आगे जो हुआ सबका पहले से ही पता है। अब यह अवश्य मुझे दंड दिलवाए बिना नहीं मानेगा। अब इससे पहले कि यह नगर कोतवाल को इस घटना की सूचना दे मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर कमलावती नीचे उस कमरे की तरफ भागी जहां वह तलवार रखी थी जिसे कभी दूल्हा बनते समय गुरुचरण ने पहना था। जब तक गुरुचरण को ये बात समझ आई तब तक कमलावती के हाथों में तलवार लग चुकी थी। वह जल्दी से तलवार खूंटी से उतारकर म्यान से बाहर खींचकर गुरुचरण की ओर दौड़ी। अपनी पत्नी को साक्षात रणचंडी बना देखकर गुरुचरण अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भागा। अब स्थिति ऐसी हो गई कि प्राण बचाने के लिए आगे आगे गुरुचरण भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी कमलावती उसका पीछा कर रही थी। कहानी को समाप्त करते हुए फागुराम गंगूराम से कहा, गंगूराम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई फागू भाई। गंगू बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे ये सब मेरे सामने ही घटित हुए हो। बस तो फिर अब सो जा। ये कहकर फागुराम ने आंखें मूंद लीं और गंगूराम मन ही मन बुदबुदाने लगा, त्रिया चरित्र देवों को भी नहीं पता होता।